हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरी लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, मौर्योत्तर कालीन भारत में जो है विदेशी आक्रमण से संबंधित विभिन्न जो बैक्टीरियन है, उसके बाद पहलव, और आज हम शक का अध्ययन करेंगे। ये शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है वो उपयोगी है। और इसके तहत मौर्योत्तर कालीन भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए और भारत की सभ्यता संस्कृति में ही वो रच बस गए, उस क्रम में हम आज फिर शक या सीथियन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। यूची नामक कबीलों द्वारा लगभग जो है वो 165 ईसा पूर्व में शकों को मध्य एशिया से भगाया गया और भागते हुए शक लोग जो है वो बैक्टीरिया एवं परथिया पर आक्रमण करते हुए भारत पहुँचे। शकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है जानकारी दारा के नक्शी रुस्तम प्रस्तर लेख से मिलती है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी के संबंध में जो हमें स्रोत मिलते हैं वो कुछ चीनी ग्रंथ हैं जिनमें शकों को सई व सईवांग कहा गया है। साथ ही कुछ शकों के पाए गए लेख एवं सिक्कों से भी इस संबंध में जानकारी मिलती है। बच्चों, हमने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए जो स्रोत हैं, चाहे वो साहित्य के रूप में हो या पुरातात्विक के रूप में हो, वो जो है सो थोड़ा सा कम मिलते हैं या फिर एक क्रम को दूसरे क्रम से जोड़ने में भी जो है थोड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए प्राचीन भारत को जानने के लिए, प्राचीन समय को जानने के लिए जो स्रोत और साहित्य हैं उसमें परस्पर विवाद भी है, इतिहासकारों में मतभिन्नता भी है। फिर भी मोटा मोटी तौर पे जो बातें छन कर आती है, जिससे कि अधिक से अधिक इतिहासकार सहमत रहते हैं, उन बातों की चर्चा हम करते हैं, उन स्रोतों की चर्चा जो है वो हम मुख्य रूप से करते हैं। प्रमुख भारतीय साहित्य पुराण, रामायण, महाभारत, इसके बाद जो है महाभाष्य जो पतंजलि द्वारा लिखित है, जैन ग्रंथ आदि में भी शकों के विषय में जानकारी मिलती है। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शक द्वीप व शक स्थान कहा गया है। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बसने वाले शकों ने अपने को क्षत्रप कहा। क्षत्रप शब्द जो है वो पुराने ईरानी शब्द छत्रपवन यानी प्रांतीय गवर्नर, जो प्रांत के गवर्नर होते थे, मालिक होते थे, सर्वेसर्वा होते थे, उनसे लिया गया था। भारतीय शकों की 2 शाखाएं यहाँ पर शासन कर रही थी। तक्षशिला एवं मथुरा के शक शासक उत्तरी क्षत्रप एवं नासिक तथा उज्जैन के शक शासक पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे। तक्षशिला के प्रथम शक क्षत्रप शासक के रूप में मोग या मोइज़ का 80 ईसा पूर्व में उल्लेख मिलता है। इसने गंधार में प्रथम शक राज्य की स्थापना की। प्राप्त सिक्कों के आधार पर इसके साम्राज्य का विस्तार जो है ऐसा माना जाता है कि पुष्कलावती, कपिसा एवं पूर्वी मथुरा तक था। अन्य शासकों में एजेज, एजिलीसेज का उल्लेख जो है वो मिलता है। मथुरा के शक क्षत्रपों के बारे में निश्चित जानकारी का थोड़ा अभाव है। हालांकि मथुरा के सिंह शीर्ष अभिलेख से राजुल या राजबुल के प्रथम शक क्षत्रप होने का उल्लेख मिलता है और संभवतः इनका अधिकार क्षेत्र जो है वो केवल मथुरा तक ही सीमित था। पश्चिमी क्षत्रप कालांतर में यूची लोगों से भयभीत होकर दक्षिण की ओर बढ़ाए। पश्चिमी भारत में 2 शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण जो है वो मिलते हैं। पहला महाराष्ट्र का छहरात वंश और दूसरा जो है कार्दमक चस्टन वंश अथवा सौराष्ट्र और मालवा के शक क्षत्रप। महाराष्ट्र के क्षहरात वंश में जो है वो नासिक में शासन करने वाला प्रथम क्षहरात वंशी शक क्षत्रप जो था वो भूमक था। इसके विषय में हमें सिक्कों से जानकारी जो है वो मिलती है। गुजरात, काठियावाड़, मालवा एवं राजपूताना से प्राप्त सिक्कों से इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भूमक के बाद जो है क्षहरात वंश का योग्य शासक नहपान वो गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल संभवतः 119 से 124 ईस्वी तक रहा। नहपान ने अपनी मुद्राओं पर राजा की उपाधि धारण की। नहपान का साम्राज्य उत्तर में अजमेर एवं राजपूताना तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत जो है काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक, पूना आदि क्षेत्र जो है वो सम्मिलित थे।
नहपान के समय में भरूच बंदरगाह द्वारा उज्जैन प्रतिष्ठान से लाए गए व्यापारिक सामान को पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। संभवतः स्रोतों से ऐसा जानकारी मिलती है कि सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को परास्त करके और उसकी हत्या कर दी थी। तो आज बच्चों हम शक या अथवा सीथियन के बारे में जानकारी हासिल की और इसके महाराष्ट्र का क्षहरात वंश के बारे में। आगे के पाठ में हम शक के कार्दमक चस्टन वंश अथवा सौराष्ट्र और मालवा के शक क्षत्रप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।